हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनीष आनंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने किसी गिवन कंपाउंड, रेडिकल और एलिमेंट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को कैलकुलेट करना सीख लिया था। और आज हम लोग किसी गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से किस तरीके से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ कैन बी कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख रखा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू मोल इंटू Na मीन्स एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। मतलब कोई भी सब्सटेंस हमारा एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या रेडिकल हो, उसमें जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। और मोल यानी कि मोल क्या है बच्चों? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो भी दिया रहेगा और उसमें हम लोग को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फाइंड आउट करने के लिए कहता है तो सबसे पहले अगर मोल दिया हुआ है तो अच्छी बात है। अगर मोल नहीं दिया हुआ है तो डिफरेंट मेथड जैसे मोल इन टर्म्स ऑफ मास से हम लोग मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मोल इन टर्म्स ऑफ मास, अगर हमारा मास दिया हुआ रहेगा तो हम लोग जानते हैं कि गिवन मास अपन फार्मूला मास से हम लोग इजीली मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस करके हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर फार्मूला वही है बच्चों, फार्मूला में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं है। बस प्रोटॉन अगर हमको निकालना होगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना होगा तो हम लोग कहेंगे कि मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। बस ऊपर में हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस था, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस होगा। ठीक है, उसी प्रकार से टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होगा हमारा मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। तो इसको हम लोग डिटेल में समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग क्वेश्चन को देखें और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और बेहतर हो पाए। तो जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 48 ग्राम ऑफ SO4 बच्चों SO4 को हम लोग सल्फेट आयन भी कहते हैं, सल्फेट आयन भी कहते हैं। और सल्फेट आयन जो है हमारा वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि SO4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स कितने होंगे और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, सबसे पहले ये पता करना। तो अगर हम लोग बात करें कि SO4 में कंपोनेंट एलिमेंट हमारा सल्फर और ऑक्सीजन है। ठीक है, और सल्फर जो है वो 1 की संख्या में है जबकि ऑक्सीजन जो है हमारा वो 4 की संख्या में है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड या किसी भी गिवन सब्सटेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सल्फर का एटॉमिक नंबर जो है वो 16 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 16 होता है। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को फाइंड आउट करना हो तो कहते हैं क्या कि सल्फर, जैसा कि फॉर्मूला में हम लोग देख पा रहे हैं कि सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 तो 16 प्लस, अब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और वो जो होगा वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। तो एक सल्फर का 8, एक ऑक्सीजन का 8। तो जैसा कि देख रहे हैं हम लोग जो हमारा फॉर्मूला है उसमें ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन SO4 इक्वल्स टू हम लोग कह सकते हैं कि 48 हो सकता है। अब जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है, इसका क्या मीनिंग है? तो आप ध्यान से समझिए इस बात को कि हमारा जो सब्सटेंस, गिवन सब्सटेंस है बच्चों, वो रेडिकल है। और रेडिकल में भी कौन सा? तो वो नेगेटिव चार्ज रेडिकल है। तो नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं ये सब्सटेंस एक्सेप्ट किया होगा और जितना नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है मतलब उतना जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा। तो 2 नेगेटिव होने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट किया होगा तो पहले से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई होगी। तो अब कहने का मतलब कितना बढ़ गया होगा इलेक्ट्रॉन? जितना इलेक्ट्रॉन लिया होगा उतना बढ़ गया होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना नेगेटिव चार्ज
इसका मतलब जितना नेगेटिव चार्ज किसी भी सब्सटेंस पे रहेगा उतना को हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कहते हैं क्या कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा वो 50 के बराबर। वही अगर हम लोग बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन का, प्रोटॉनों की संख्या को कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में प्रोटॉनों की संख्या जो है वो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और प्रोटॉनों की संख्या जो है कभी भी नंबर ऑफ चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, उस पर कितने नेगेटिव चार्ज हैं, कितने पॉजिटिव चार्ज है, इससे कोई मतलब नहीं है। बिकॉज प्रोटॉन जो होता है वो हमेशा एटम के न्यूक्लियस में होता है, और प्रोटॉन के निकलने या बाहर से अंदर आने की कोई चांसेस नहीं होती है, जिस कारण से हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि कभी भी प्रोटॉन के कारण किसी प्रकार का कोई चार्ज एटम पे नहीं होता है। तो अगर हम लोग प्रोटॉन की संख्या को देखने का प्रयास करें तो सल्फर है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि एटॉमिक नंबर 16 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। तो अगर हम लोग प्रोटॉनों की संख्या के बारे में बात करेंगे तो 16 + 8 × 4, तो इस तरीके से 48 जो है हमारा प्रोटॉन की संख्या आएगी। वही न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में बात करेंगे तो जानते हैं हम लोग कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 32 - 16, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों 16 ही आएगा, और प्लस यहाँ भी जो है इसका एटॉमिक मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या जो है ऑक्सीजन के लिए वो 8 ही आएगा। तो एक ऑक्सीजन के लिए 8, तो 4 ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा 32। तो इस तरीके से फिर से 48 जो है वो न्यूट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट हो पाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने SO4 - में पॉसिबल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन अब जैसा कि बता रहा है कि 48 ग्राम SO4 में हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए बच्चों हम लोग फार्मूला जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन SO4 तो इसके लिए सबसे पहले मोल कैसे करेंगे कैलकुलेट। जैसा कि क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को मास दिया है, तो मास देने का मतलब है कि मोल इन टर्म्स ऑफ मास हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मोल की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, गिवन मास अपन फार्मूला मास लिखेंगे, और गिवन मास अपन फार्मूला मास लिखने के बाद जो है उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है SO4 में उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो है वो हम लोगों को कुछ ये आंसर प्राप्त होगा, और बहुत आसान सा कैलकुलेशन है। जैसा है गिवन मास अपन फार्मूला मास, तो फार्मूला मास SO4 का हमारा 96 आएगा, तो 48/96 48 ग्राम हमारा गिवन मास है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने मोल को किया कैलकुलेट, तो 1/2 जो हमारा मोल आया, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू ये होता है, और 50 इलेक्ट्रॉन। इसको जब हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन किया, जब इसको सॉल्व किया तो हमारा वैल्यू जो आया वो 1.50550 × 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का, तो वो भी बहुत आसान है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि प्रोटॉनों की संख्या को हम लोगों ने कैलकुलेट करना ऑलरेडी सीखा है, तो और निकाल भी रखा है हम लोगों ने। तो हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 48 आया था, जैसा कि आप लोगों को याद है कि तो फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो क्या, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन SO4 तो मोल सबसे पहले हम लोग मोल करेंगे कैलकुलेट। तो मोल के लिए हम लोगों को गिवन मास दिया हुआ है, तो 48/96 कर लिए। तो गिवन मास अपन फार्मूला मास करके हम लोगों ने मोल को कर लिया कैलकुलेट। तो इस तरीके से हम लोगों का मोल कितना आया, हाफ मोल आया, ठीक है। इस तरीके से फिर से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 1.4452 8 × 10⁻25 कुल प्रोटॉनों की संख्या आई है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर सेम है, तो चूँकि हमारे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी सेम होगा दोनों के लिए, तो उस केस में प्रोटॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो भी सेम ही आएगी। हाँ, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी, तो दोनों जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। उसका कारण ये है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी सेम है, और साथ साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या है, सेम है। तो निश्चित रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सेम होने के कारण से और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सेम होने के कारण से टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या आएगा बच्चों, वो सेम आएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।
जैसा कि टॉपिक आप लोग को दिख रहा होगा कि हाउ कैन बी कैलकुलेट द वेट ऑफ वन पार्टिकल। मतलब जनरली हम लोग जानते हैं कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का जो वेट होता है वो एवोगाड्रो नंबर संख्या के बराबर पार्टिकल का क्या होता है, मास होता है। मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का जो मास होता है वो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस होता है। ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि उसमें से किसी एक पार्टिकल का मास पता करने के लिए, सिर्फ एक पार्टिकल का मास पता करने के लिए कहा जाए, तो उसके लिए बच्चों फॉर्मूला है कि वेट ऑफ वन एटम इक्वल्स टू फॉर्मूला मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो ये बहुत आसान सा बात है, ये बहुत टफ बात नहीं है, इसके लिए आपको बहुत विशेष दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन बना रखा है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो 1 मोलिक्यूल मतलब एक पार्टिकल का मास पूछ रहा है, वाटर के एक पार्टिकल का मास पूछ रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, अगर H2O का अगर हम लोग मोलिकुलर मास निकालेंगे यानी कि फार्मूला मास निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि एक हाइड्रोजन का जो हमारा मास होता है वो 1 होता है। और देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर वाटर में जो है हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और प्लस ऑक्सीजन का मास 16 होता है इंटू 1। इस तरीके से हम लोग कह रहे हैं कि इसका फार्मूला मास जो आएगा वो 18 ग्राम के बराबर आएगा। तो वेट ऑफ वन एटम बराबर फार्मूला मास अपॉन क्या है, एवोगाड्रो नंबर। तो फार्मूला मास हमारा कितना है, 18 हो जाएगा। और हम लोग जो है इसको फार्मूला मास से इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। तो 1/6.022 इंटू 10⁻23 का जो वैल्यू होता है ना बच्चों, वो 1.66 इंटू 10⁻24 होता है। मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैलकुलेशन में भाग करने से ज़्यादा आसान गुना करना होता है ना। इसलिए 1/6.022 इंटू 10⁻23 जो वैल्यू है उसका मान होगा 1.66 इंटू 10⁻24। तो इसको 18 से जब हम लोगों ने गुना किया तो हम लोगों ने पाया कि 2.9988 इंटू 10⁻23 ग्राम जो है वो वाटर के एक मोलिक्यूल का क्या होगा, मास होगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सब्सटेंस का एक पार्टिकल का मास निकाल सकते हैं। वो कैलकुलेट करना वो बहुत टफ नहीं होगा बच्चों, क्योंकि उसका हम लोगों को मोलिकुलर मास या फार्मूला मास निकालने ऑलरेडी आता ही है, मैंने आपको सिखाया है। और उसके फार्मूला मास में हम लोग एवोगाड्रो संख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक पार्टिकल का मास जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ब्रैकेट में लिखा है ओनली फॉर गैसेस थिंग्स, मतलब या ऐसा भी कहा जा सकता है ओनली फॉर गैसेस सब्सटेंस। तो मैटर है कि मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ओनली फॉर गैसेस थिंग यानी कि ओनली फॉर गैसेस सब्सटेंस के लिए ही क्यों, ठीक है ना। अगर मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ रहे हैं तो वो सॉलिड के लिए क्यों नहीं हो सकता है, लिक्विड के लिए क्यों नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ गैसेस सब्सटेंसेस के लिए ही मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो है वो अप्लीकेबल क्यों है, हम लोग को ये सोचना है। तो चूँकि बच्चों ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बचपन का है, हम लोग 8, 9, 10 में ही ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, बस उसको थोड़ा सा रिकॉल करने की आवश्यकता है। हम लोग अगर थोड़ा सा सोचे कि सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है ना, सॉलिड की प्रॉपर्टी, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग को याद आता है क्या कि सॉलिड का वॉल्यूम और शेप जो होता है वो फिक्स होता है। मतलब उसका आकार और आयतन जो होगा वो फिक्स होगा, स्थिर होगा, चेंज नहीं करता है। चाहे आप कहीं भी ले जाएं, किसी जगह ले जाएं, किसी कंटेनर में आप बंद कर दें, मतलब आप उसको किसी तरीके से कहीं भी रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सॉलिड का और लिक्विड का किसी भी हाल में वॉल्यूम जो होता है वो अनचेंज रहता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। हाँ, लिक्विड के केस में जो है शेप चेंज करता है, लेकिन मैटर है कि वॉल्यूम का ना, तो वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा सॉलिड और लिक्विड का क्या होता है बच्चों, सेम होता है। तो अब एक बात समझेंगे आप कि अगर वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड का सेम होगा तो नंबर ऑफ मोल भी हमेशा सेम होगा। तो हम लोग मोल को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो उस केस के लिए अगर हम लोग कहें कि किसी सॉलिड और लिक्विड का जो है, अगर हम लोग मोल को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का फिक्स है। वॉल्यूम फिक्स होने का मतलब है कि उसका मोल भी क्या होगा, कभी चेंज नहीं करेगा। तो कभी चेंज ही नहीं करेगा तो फिर निकालेंगे क्या हम लोग, इसलिए। और हम लोग जो है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ गैसेस सब्सटेंसेस के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि गैस ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका वॉल्यूम जो होता है वो कंटेनर टू कंटेनर वैरी करता है ना। तो अगर
वॉल्यूम चेंज करेगा तो निश्चित रूप से मोल चेंज करेगा, अगर मोल चेंज करेगा तो हम लोगों को निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम को आगे पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म को डिफाइन कर लेते हैं बच्चों, जिसका नाम है मोलर वॉल्यूम। तो ये बहुत आसान सा टर्म है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा ना बच्चों, वही क्या कहलाएगा, मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। 1 मोल किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या कहलाएगा, मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। हाँ तो बच्चों हम लोग अब मोल का डिफिनीशन देख लेते हैं वॉल्यूम के टर्म में। तो हम लोग जनरली किसी भी सब्सटेंस के लिए 1 मोल की बात करते हैं, है ना, किसी भी सब्सटेंस के लिए 1 मोल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस होता है तो उसमें पार्टिकल की संख्या जो है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। तो निश्चित रूप से वह पार्टिकल जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा किसी कंटेनर का, वही उस गैस के लिए जो है 1 मोल वॉल्यूम के बराबर होगा। तो अब वॉल्यूम की बात रही, तो वॉल्यूम की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पर 2 केस देखते हैं बच्चों, एक एसटीपी और एक आरटीपी, एक एसटीपी और एक आरटीपी। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों देखने की आवश्यकता पड़ रही है हम लोगों को एसटीपी और आरटीपी पे? जैसा कि मैंने डेफिनेशन लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एनी गैस एट एसटीपी और आरटीपी इज कॉल्ड 1 मोल, है ना। मतलब एसटीपी हो या आरटीपी हो, उस कंडीशन पे जो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना, वही 1 मोल गैस का क्या होगा, वॉल्यूम के बराबर होगा। अब क्या एसटीपी और आरटीपी क्या है ना, और ये बात स्पेशल कंडीशन मैंने लिखा क्यों है। तो एसटीपी का मतलब होता है बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और आरटीपी का मतलब होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हमारा एसटीपी और आरटीपी है ना, ये दोनों के लिए प्रेशर की वैल्यू सेम होता है। एसटीपी और आरटीपी पर जो है प्रेशर की वैल्यू हमेशा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लेकिन टेम्परेचर दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो अगर हम लोग एसटीपी की बात करते हैं तो एसटीपी पर जो है वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, यानी कि 273 केल्विन के बराबर होगा। और आरटीपी पर जो है टेम्परेचर वो 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है ना। और उसको अगर हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू जो है वो 298 केल्विन के बराबर हो जाएगा। तो मैटर है कि क्यों हम लोग मोल जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वो एसटीपी और आरटीपी पर क्यों करेंगे। तो एसटीपी और आरटीपी में दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है कि दोनों का टेम्परेचर जो है वो अलग अलग है। और हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है ना। कहने का मतलब ये है कि आप जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। यानी कि भी जो है वो होता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। प्रेशर के बढ़ने पर वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एसटीपी पर हमारा 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो अलग होगा, और आरटीपी पर हमारा 1 मोल गैस का वॉल्यूम अलग होगा, क्योंकि दोनों के लिए प्रेशर तो कांस्टेंट है। एसटीपी पर भी प्रेशर जो हमारा 1 atm ही है और आरटीपी पर भी प्रेशर 1 atm ही है, लेकिन दोनों पर टेम्परेचर का वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो प्रेशर कांस्टेंट रहने पर वॉल्यूम जो होगा वो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाने पर वॉल्यूम घटेगा। हाँ तो बच्चों हम लोग अब एसटीपी पर और आरटीपी पर किस तरीके से मोल को कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि बताया आप लोगों को कि एसटीपी है यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है, तो वहाँ पर टी की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और उसी को जब हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 केल्विन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है किसी भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को, तो उसमें 273 को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को ऐड करना पड़ता है, और प्रेशर की वैल्यू 1 atm रहेगी। तो इस हिसाब से हम लोग कहते हैं क्या कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर के बराबर, ठीक है ना। मतलब कि अगर कोई भी 1 मोल गैस है ना, कोई भी 1 मोल गैस है और वो एसटीपी पे है, एसटीपी होने का मतलब है कि प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। तो अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी कि प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर जो है 273 केल्विन होगा, तो कोई भी 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो
22.4 लीटर के बराबर होगा। जब उसी को हम लोग मिलीलीटर या सीसी में कन्वर्ट करेंगे तो वो 22,400 मिलीलीटर के क्या होता है, बराबर होता है। सीसी का फुल फॉर्म होता है बच्चों क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं और हम लोगों ने देखा कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर और सीसी। इस तरीके से अगर हम लोग मोल को कैलकुलेट करने के लिए अगर देखें तो कहते हैं क्या कि सिंपल है। मोल को जैसा कि हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस तरीके से हम लोगों ने मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास को पढ़ा है, तो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर था तो हम लोगों ने लिखा था कि गिवन पार्टिकल, मोल इन टर्म्स ऑफ मास था तो लिखा था गिवन मास। उसी प्रकार से यहाँ वॉल्यूम है बच्चों, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP मतलब 22.4, इस दोनों का रेशियो जो होगा वो मोल के बराबर होगा। वही यहाँ पर लीटर में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वैल्यू लीटर में है तो यहाँ पर गिवन वॉल्यूम भी लीटर में लेना पड़ेगा। और अगर गिवन वॉल्यूम हमारा सीसी में है तो दो काम कर सकते हैं, या तो सीसी को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या 1 मोल गैस का वॉल्यूम ही हम लोग किस चीज़ में ले लें, सीसी में ले लें, या मिलीलीटर में ले लें, तो हमारा काम जो है इजीली हो जाएगा। तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है, क्वेश्चन से ही आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगी। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल इन 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP। अब क्लियर कर दिया है, STP है तो STP है तो कॉमन सी बात है कि मोल का जो फार्मूला होगा वो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो वॉल्यूम हमारा लीटर में दिए हुए हैं, है ना, तो निश्चित रूप से हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, इसका नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए यूनिट कन्वर्ट आप कर सकते हैं, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लीटर में अगर दिया हुआ है तो सिंपल हम लोग ये फार्मूला यूज़ करके जो हम लोग का क्वेश्चन बड़ा आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इस फार्मूला क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो गिवन हमारा वॉल्यूम कितना है 11.2 अपॉन 22.4 इक्वल्स टू हाफ और 0.5 मोल। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, ये थोड़ा सा भी इसमें टफ वाली बात नहीं थी, दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी, क्वेश्चन बहुत आसान था। और वैसे मोल कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड रहता है या आपको बहुत ज़्यादा परेशानी कुछ होने को है, थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको याद रहती है तो होपफुली कि आपको कभी परेशानी नहीं होने जाने को है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 1.5 मोल ऑफ अमोनिया। अमोनिया मीन्स NH3। उसका जब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग कह रहे हैं क्या कि हमको यहाँ पर क्या कह रहा है निकालने, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 1.5 मोल ऑफ अमोनिया। मतलब 1.5 मोल अमोनिया दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम हम लोग को कैलकुलेट करना है कि 1.5 मोल अमोनिया में कितना वॉल्यूम होगा। अभी तक हम लोगों को वॉल्यूम दिया रहता था और निकालने के लिए कहता था मोल, अब यहाँ पे मोल दिए हुए और क्या निकालने के लिए कह रहा है, वॉल्यूम। तो बहुत आसान सा बात है, गिवन वॉल्यूम को हम लोगों ने क्या किया, x मान लिया है, तो n बराबर गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो x हम लोगों ने गिवन वॉल्यूम को मान लिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मोल की जगह हम लोगों ने 1.5 वैल्यू पुट कर लिया, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो x बराबर 22.4 इंटू 1.5 आया, और फाइनल हमारा जो वैल्यू है वो 33.6 लीटर और 33,600 मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये बच्चों कैलकुलेशन का खेल है और विशेष कोई बात नहीं है, वरना ये क्वेश्चन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा बात है। तो आपको बस क्वेश्चन में यूनिट देखना है, और यूनिट देख करके आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है न्यूमेरिकल बनाने में, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसको यूनिट मालूम ना होना। क्योंकि यूनिट से हम लोग ये समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं। अगर फॉर्मूला आपको याद भी है, अगर यूनिट आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यूनिट से हम लोग को क्लियर ये समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं और क्या नहीं दिए हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में कुछ कभी कभार समझने में प्रॉब्लम भी होती है, तो हम बता दें कि इंग्लिश में समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते कि हर चीज़ का जो है आपको यूनिट मालूम होना चाहिए। अगर यूनिट मालूम है तो आप क्वेश्चन देखें, जो यूनिट लगा हुआ है पक्का जो है वो उसी का क्या होगा, वैल्यू होगा, और आप देखें उसके अकॉर्डिंग फार्मूला क्या है, आप उसके जगह पर उस वैल्यू को पुट करें, और जो वैल्यू आपका अननोन है उसको आप फाइंड आउट कर ले, पक्का वही निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा होगा। तो हम लोग एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड आउट द मास ऑफ 44.8 लीटर ऑफ H2S गैस एट STP। यानी कि कोई H2S गैस है वो STP पे है और उसका वॉल्यूम जो है 44.8 लीटर है, लेकिन निकालने के लिए क्या कर रहा है बच्चों, मास। मोल नहीं निकालने के लिए कर रहा है, बल्कि क्या निकालने के लिए कर रहा है, मास।
तो मास निकालने के लिए कह रहा है, तो हमें ध्यान में आना चाहिए कि मोल और मास में क्या रिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं कि n बराबर गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास होता है। ठीक है, तो गिवन मास, ये मास निकालने के लिए हमको मोल की वैल्यू की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, और फार्मूला मास तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे क्योंकि H2S हमारा फार्मूला जो है वो क्या है, नोन है। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं क्या कि वो मोल निकाल लेते हैं। तो हमारा वॉल्यूम दिए हुए, तो गिवन वॉल्यूम अपन 1 मोल ऑफ गैस एट STP हम लोगों ने क्या किया, ले लिया। दोनों का रेशियो जो होगा वो मोल के बराबर आ जाएगा। तो गिवन वॉल्यूम हमारा कितना है, 44.8 लीटर के बराबर है। तो हम लोगों ने यहाँ पुट किया ऊपर में, और 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो है STP पर जो होता है उसे क्या किया, डिवाइड किया, तो 2 मोल हमारा वैल्यू आ गया। अब 2 मोल अभी मोल आया हमारा, लेकिन निकालने के लिए क्या कर रहा है, मास। कितना मास प्रेजेंट होगा, अगर 44.8 लीटर ऑफ H2S गैस है तो उसका मास कितना होगा। तो बड़ा आसान सा बात है कि अब n बराबर गिवन मास अपन फॉर्मूला मास करेंगे तो हमारा जो है, जो निकालने के लिए कह रहा है वो बड़ी आसानी से आ जाने को है। तो n की जगह पर हम लोगों ने फिर 2 पुट किया, गिवन मास को x माना, और फॉर्मूला मास जो है हमारा कितना आ जाएगा H2S का 34। फिर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद जो है वो कुल 68 ग्राम ऑफ मास आया। इसका मतलब ये है कि अगर 44.8 लीटर H2S है STP पे, तो उसका मास जो होगा बच्चों वो 68 ग्राम के बराबर होगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पीछे की बातें याद हो, तो आप लोगों को थोड़ा सा जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ NH3 गैस, है ना। मतलब 11.2 लीटर NH3 गैस है, और उसमें पूछ रहा है कि उस NH3 का कितना मोलिक्यूल्स होगा। तो बड़ा आसान सा बात है बच्चों कि सबसे पहले हमारा वॉल्यूम दिए हुए हैं, सबसे पहले वॉल्यूम दिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और मोल का रिलेशनशिप याद कीजिए। क्या होता है, गिवन n बराबर गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, यही होता है ना। तो इसका मतलब गिवन पार्टिकल्स निकालना है हमको। गिवन पार्टिकल निकालने के लिए हमको मोल की संख्या सबसे पहले कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, और मोल की संख्या को तो हम लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि मोल की संख्या को कैलकुलेट सबसे पहले हम लोगों ने किया है। तो n बराबर गिवन वॉल्यूम हमारा है ऑलरेडी 11.2, देखिए यहाँ क्वेश्चन में 11.2 लीटर दिया हुआ है गिवन वॉल्यूम हमारा, और चूँकि STP पे बोल रहा है तो 22.4 से हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और तो यहाँ पर से मोल की वैल्यू क्या आई, हाफ आई। अब यहाँ पर n बराबर गिवन पार्टिकल अपने एवोगाड्रो नंबर का जो हम लोगों ने रिलेशनशिप लिखा, मोल की जगह पर हम लोगों ने हाफ पुट किया, गिवन पार्टिकल को x मान लिया, और जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा वैल्यू आ गया वो वैल्यू आ जाएगा आपको 3.011 इंटू 10⁻23 के बराबर। मतलब ये है कि अगर 11.2 लीटर ऑफ NH3 गैस है तो 11.2 लीटर ऑफ NH3 गैस में हमारा पार्टिकल की संख्या